ये डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का दिल माना जाता है। यही खूबसूरती है इस जगह की। यहाँ फेमस स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, बिजी कैफेज और शांत वैली सब एक साथ नजर आते हैं। ये है हमारा देहरादून। आज मेरे साथ है एक अनोखे पहाड़ी जो अब तक हजारों स्पेशली एबल्ड बच्चों को पैरा स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दे चुके हैं। इनके कई स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स ला चुके हैं। मेरे साथ आज हैं नरेश सिंह नयाल सर। हाय सर, वेलकम टू एक पहाड़ी ऐसा भी। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए। सर, आप विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को ट्रेन कर आपने इंटरनेशनल लेवल तक वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, पैरा एथलीट तक आपने पहुँचाया है। तो आपकी जर्नी कैसी रही है? प्लीज़ हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। शुरुआत अगर कहेंगे तो हर किसी को कुछ न कुछ अलग करने की तलाश रहती है। शायद उसमें मैं भी था। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास, इवन अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ थी। और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स में था मैं, 15 साल मैंने इंडियन एयरफोर्स को सर्व किया। और उसके बाद में जब मैं राना इंटरनेशनल स्कूल डेगाना में पढ़ा रहा था, वहाँ पर तब यहाँ एक वैकेंसी निकली थी जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, जो कि मेरा डिजिग्नेशन है यहाँ पे। उसके लिए जब मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा, पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद में मुझे लगा कि वो चीज़ तो मैं पहले से भी करता आ रहा हूँ, जो एबल्ड बॉडी है उनको पहले से भी कोचिंग देते आ रहा था, सब कुछ करते आ रहा था। फिर मुझे लगा कुछ तो अलग करें, और शायद यही थॉट था जिसने मुझे और ज़्यादा प्रवोक किया। और मैंने 2015 से NIPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, NIPVD जिसे बोलते हैं हम, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो 2015 से मैं यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स सिखा रहा हूँ, पैरा स्पोर्ट्स में उनको अलग अलग लेवल तक लेके जा रहा हूँ, और वो लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कर रहे हैं। सर, 2015 से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करे, 20 से ज़्यादा वर्ल्ड चैम्पियंस आपने निकाले, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे खेल रहे हैं। सो जब आप देखते हैं कि आपका तैयार किया हुआ बच्चा नेशनल लेवल पे खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, क्या महसूस होता है उस समय? क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं वो है ना कि अगर जब एक पिता अपने औलाद को देखता है और उसके बाद में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता, है ना। कुछ ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। जब हम देखते हैं आज यहाँ से, जो मैं 2015 में मैंने ज्वाइन किया था, तब से अब तक टोटल 20 इंटरनेशनल्स निकाल चुका हूँ मैं अभी तक। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल को 5 कैप्टन्स दे चुका हूँ। इस वक्त जो करंट कैप्टन्स हैं, सोवेंद्र जो कि मेंस टीम का कैप्टन है, और शेफाली जो वुमेंस के कैप्टन है, वो दोनों यहीं पर ट्रेन होते हैं और मेरे ही ट्रेनी हैं। और पैरा एथलेटिक्स में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं सौरव शर्मा, जो स्विट्ज़रलैंड से मेडल लेके आया था 1500 और 5000 में। उसके बाद शांति जो अभी आई है। अब ये लोग साई में हैं। तो एवेन्यूज़ खोलना भी मेरा पर्पज़ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेन किया, पार्टिसिपेट करके आगे क्या। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भेजे यहाँ से, जो NCOE है गांधीनगर में, सौरव पहला लड़का था जो यहाँ से वहाँ गया। अविरल जैन है जो कि LNIP जो ग्वालियर में है, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग एवेन्यूज़ खोले। ब्लाइंड क्रिकेट में 3 इंटरनेशनल हैं। तो ऐसे करके अलग अलग स्पोर्ट्स में टोटल 20 इंटरनेशनल्स निकाल चुका हूँ, और कम से कम 200 से ज़्यादा नेशनल मेडल हैं हमारे पास में। तो चल रही है, सफ़र चल रहा है। नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। जो हमारे सेकेंड लाइन है वो भी अभी अच्छी चल रही है। तो 10-11 साल हो गए मुझे यहाँ पर। और सर, बात की जाए NIPVD की, तो हमारे देहरादून में बहुत पॉपुलर जगह है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम आई थी, हमारी प्रेसिडेंट, जिन्होंने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। तो जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें बताइए कि NIPVD क्या है, ये कैसे काम करता है। और ब्लाइंड बच्चे तो मेरे ख्याल से पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा है, कैसे वो बच्चे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है? कितने बच्चे लिए जाते हैं एक बारी में फॉर एडमिशन? प्लीज़ हमें बताइए। NIPVD अगर मैं बताऊं तो मैं नटसल में बताता हूं आपको, और जो सुनने वाले हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनको बता देता हूं कि ये एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे अभी जहाँ पर हम लोग हैं, ये है MSVD यानी कि मॉडल स्कूल फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। यहाँ बाल बाटिका से लेकर 12 तक है। तो पहले अगर स्कूल के बारे में मैं बताऊँ तो स्कूल में बाल बाटिका से लेकर 12 तक है। CBSE करिकुलम चलता है, और हर क्लास में वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर्म्स निकलते हैं, और आजकल फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म्स भरते हैं, और उसके बाद में उसमें सब कुछ दिया हुआ है फॉर्म में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स फिल करके जब आप भेजते हैं, स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद में फिर जाके जो स्क्रीनिंग होता है उसका वो टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद में जो क्वालिफाई करते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 248
250 तक हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और फॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको पता है, जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है तो बहुत है। दूसरा हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जो जहाँ पर जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो होते हैं डीएड, स्पेशल बीएड, स्पेशल एमएड। वहाँ पर जाके जो टीचर्स हैं जो इस फील्ड में आते हैं स्पेशल एजुकेशन में, उनके कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, जहाँ पर जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं वो बहुत सारे कोर्सेज हैं। और एक डिपार्टमेंट है हमारा एमबीए, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो ब्लाइंड अप्लायंसेस जितने भी जो यूज़ करते हैं वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए NIPVT जाना जाता है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से चाहे IT में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स में, जैसे IAS भी निकले हुए हैं, 6 IAS हैं अभी यहाँ से जो यहाँ के अलुमनाई हैं, तो हर फील्ड में लगभग अच्छा कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशन सर, आप नेशनल सेलेक्टर बन गए। आप छाए हुए थे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे, तो क्या प्रोसेस था इसका, कैसे बने आप और क्या होने वाला है सर आगे आपका काम? थैंक यू वेरी मच। पहले तो हाँ, ये देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, और एक स्पोर्ट्स टीचर की मैं गांव से आता हूँ, और उसके बाद गांव से जब आप शहर में आते हैं, एक सफ़र तो वो होता है ना, और उसके बाद दूसरा सफ़र है कि आप एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, वहाँ से लेके कोच बनने तक नेशनल टीम की। और उसके बाद जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, पिछले 2 साल से जो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है वो मुझे नेशनल सेलेक्टर नॉमिनेट किया, इस बार भी दूसरी बार किया, और मैन वुमेन दोनों के लिए किया था। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो प्लेयर्स निकालने हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स आते हैं, अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स आते हैं। आपको उन प्लेयर्स में से बेस्ट 8 निकालने हैं या 10 निकालने हैं, जिनसे जाके आगे इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम बनेगी, मैन और वुमेन की। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली, और IBFF का भी थैंक यू, और साथ ही मेरे इंस्टीट्यूशन का, खासकर NIPVT का, जो मुझे छोड़ते हैं, जो मुझे जाने देते हैं हर जगह। और जहाँ तक आपने बोला कि सोशल मीडिया और उस पर, तो ये तो आप लोगों की देन है, आप लोग आते हैं, हमसे बातें करेंगे तो लोगों तक हम पहुँच पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, या बच्चे खुद, अवेयरनेस, गवर्नमेंट सिस्टम, या फिर कुछ और? प्लीज़ हमें बताइए। अगर पैरा स्पोर्ट्स को चैलेंज उनको ट्रेन करना, मतलब आपको पता है कि स्पेशल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादातर विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, और उनके साथ में सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप कितने एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट पे, आप कोचिंग में कितने भी एक्सपर्ट हैं, अगर हम में पेशेंस नहीं है तो हम बिल्कुल भी कोचिंग नहीं कर पाएंगे, इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे हम उस कोचिंग को। मुझे तो आता है, बट मुझे आने से क्या होगा, मुझे सिखाना है, जिसको तैयार करना है, उसको पेशेंस होगा तभी हम उसको दे पाएंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर में अभी भी उतना लोगों के समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि अगर कोई CWSN है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उसको अगर किसी को बोलो कि स्पोर्ट्स में आना है, तो कई बार मुझे बहुत चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते भी हैं कि क्या सर, एक डिसेबिलिटी तो पहले से ही है, अगर और कुछ हो गया तो। और गलत वो भी नहीं है, अगर देखा जाए ना, अगर देखा जाए तो गलत वो भी नहीं है। बट वही लोग जब इंटरनेशनल खेल के आते हैं और उसके बाद में जब परफॉर्म करते हैं, वही पेरेंट्स आके मुझसे मिलते भी हैं। तो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर, दूसरा समझना पड़ेगा हमें कि जब हम बात करते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड है, उनको अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो उनमें समय थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो हमें समझना होगा। कैंप्स जितने भी लगते हैं, जैसे अगर ऊपर लेवल पे चले जाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, उस कैंप्स को लगाने के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी जो स्ट्रक्चर जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो अगर उनको समझ गए तो उनके भी समझ में आएगा कि कैंप्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से वो लेके जा सकते हैं आगे। बिल्कुल सही बात है सर। अभी जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है या स्पेशली एबल्ड मैं कहूँ, वो अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं इन स्पोर्ट्स, तो वो कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये तो आपने बता ही दिया। खैर, बिल्कुल अपने घर के पास वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो कल को अपना स्पोर्ट्स में अगर करियर देख रहे हैं तो मतलब कुछ बेनिफिट हो पाए उन्हें? अगर कोई ऐसा है जो CWSN है बच्चा, और उसके घर के नज़दीक कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे, कोई सिखाने वाला नहीं है, उनके लिए बेस्ट तरीका है कि वो कोई भी पास में स्टेडियम है या कहीं भी छोटी मोटी एकेडमी, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे जाके कोचेस से पर्सनली मिलें। मतलब जो ट्रेनर्स हैं वहाँ पे, उनसे पर्सनली मिलें, उनको बोलें, बात करें उनसे। आप अगर सीधे जाके उनसे बोलोगे कि मेरे बच्चे को भी सिखाना है,
तो आपके बच्चे को जब वो देखेगा उसमें कुछ अलग दिख रहा होगा, हो सकता है वो मना कर दे, वो साइट है, पहली बार में देखा वो मना कर दे। आप उससे बात करेंगे पहले कि बोलेंगे कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा है, उसको ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं कहूँगा मैं, ये डिसेबिलिटी है, वो इस डिसेबिलिटी के साथ है। तो आप उसको फिर कोच के ऊपर आता है कि कैसे वो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। और सब लोग मना भी करेंगे आपको, मैं ये नहीं बोला कि मना नहीं करेंगे आप, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए कि आप 100 लोगों के पास जा सको। अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे तो यकीन मानिए कि उसमें से 10 तो ऐसे मिलेंगे जो हाँ कर देंगे। तो अब चीज़ें बदल रही हैं, तो जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे CWSN हैं उनको स्पोर्ट्स में तो ये कहूँगा कि पक्का कराना चाहिए। उन्हीं को क्यों, सभी को स्पोर्ट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप कई चीज़ें सीख जाते हैं जो आप क्लासरूम से नहीं सीख पाते हैं। Exactly. और वो आपको बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सिखाइए, आप उनको स्पोर्ट्स करने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई ओलंपिक मेडल लेके आए, पैरालंपिक मेडल लेके आए, बट अगर आप कुछ टाइम बाद में जब उसको करने देंगे, उसके बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंस के साथ में अपना बॉडी वेट भी कैरी कर रहा होगा ना खुद से अच्छे से, तो अब देखकर आपको खुशी ज़रूर होगी, आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ अलग कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो बॉल आप दिखाएंगे, जो फुटबॉल कैसी होती है, बॉल हाँ, बिल्कुल, जिससे क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल जो भी बच्चे यूज़ करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले क्रिकेट की बात करें तो ये क्रिकेट की बॉल है। ये क्रिकेट की बॉल अगर देखेंगे तो बाहर से इसमें हार्ड प्लास्टिक है और इसमें आवाज़ है, देखिए, है ना, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड की बॉल है ये ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल है और इसमें हार्ड प्लास्टिक है, इससे चोट भी लगती है। लोगों को लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट होती है, नहीं। सीम जहाँ पर है जो हम लोग खेलते हैं उसमें भी सीम होती है, इसमें भी है। और ये अंडर आर्म चलती है, ऐसे करके बॉलिंग की जाती है, अंडर आर्म चलती है। बिल्कुल, ऊपर से नहीं करते, ऊपर से नहीं करते, नहीं, ऊपर से करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी ना। अभी ये हवा में है तो आवाज़ नहीं है, बट ये रोल हो रही है तो आवाज़ आ रही है। तो इसलिए क्या है, अंडर आर्म बॉलिंग होती है और बहुत पेस होता है। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि धीरे आती होगी अंडर आर्म तो गलतफहमी है। आप कभी देखिए ब्लाइंड क्रिकेट। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया इस वक्त जो ODI फॉर्मेट है और जो T20 फॉर्मेट है, दोनों में वर्ल्ड चैम्पियन है जो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है। तो ये क्रिकेट की बॉल है जो आप देखिए, इसे फील कीजिए, देखिए हार्ड प्लास्टिक है और अच्छी आवाज़ है। बॉल बेरिंग्स होती हैं अंदर जिनसे आवाज़ आती है। दूसरा, फुटबॉल अगर आपको दिखाऊं, ब्लाइंड फुटबॉल, इसमें भी आवाज़ है। ये ब्लाइंड फुटबॉल है। ब्लाइंड फुटबॉल 2 हैं, एक जो 5 साइड है जो कि टोटली ब्लाइंड खेलते हैं, जिसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। एक गोलकीपर साइटेड होता है और जो प्लेयर्स हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं और पूरा गोल फिक्स लगा के खेलते हैं। कहीं से भी कोई भी लाइट परसेप्शन तक नहीं आती और इसमें भी आवाज़ है। ये भी 100 ग्राम्स जो हमारी बॉल है जो जिससे एबल्ड बॉडी खेलती है, उस मेन स्ट्रीम फुटबॉल से ये 100 ग्राम्स भारी है ताकि बाउंस कम हो इसमें, क्योंकि बाउंस होगी हवा में जाएगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ये भी जब रोल होगी तो आवाज़ आएगी। और बहुत फास्ट गेम है, बहुत फास्ट गेम है। अगर देखने से लग रहा है कि स्लो है, 4 नंबर की बॉल है, खेलते हैं उससे और बहुत फास्ट चलता है गेम। तो ये 2 फुटबॉल, एक ये ब्लाइंड फुटबॉल है, वो ब्लाइंड क्रिकेट की बॉल है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, बच्चों को इतना सब कुछ सिखाने के लिए, इनफैक्ट हमारी कंट्री के लिए भी इतना कुछ करने के लिए। आपने इतने सारे चैम्पियंस हमें दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके साथ साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, हमारा रेड FM का जो ये कैंपेन है, एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक सेगमेंट है, क्योंकि आप जब लेके आते हैं ना इस तरह से तो और लोगों में जिज्ञासा बढ़ती है। लोग सोचते हैं देखिए काम सभी कर रहे हैं, बस करने का तरीका जिसका अलग होगा वही आएगा, और वो आप लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच और ज़रूर ये बहुत हिट होगा और बहुत अच्छा सेगमेंट है। थैंक यू सो मच। दिस इज एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड FM। बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।